80,000 रुपये की कैपिटल थी, मैं 3-4 लॉट ले सकता था। जैसे जैसे बाजार टूट रहा था वैसे वैसे मैं उसको एवरेज कर रहा था। जिसने मुझे बताया था पहली एंट्री दिलवाने के लिए कि भाई ये लगता है, उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया कि अब क्या करना है। तो उसको कंटिन्यू करते करते मैंने फिर से वहाँ पर 30-40 लाख रुपए का नुकसान किया। 2015-2016 तक मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मेरे पास बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं थी। अपने बच्चे तक को इंजेक्शन लगवाने के लिए पैसे नहीं थे। लॉस होते हुए लोगों को बचाने के लिए, प्रॉफिट में लाने के लिए हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 0 to 100 करोड़ का वैल्यूएशन आज हमारी कंपनी का है। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच जो स्टॉक यहाँ इनवाइट करने के लिए मुझे। ये मेरे इंपॉर्टेंट लम्हों में से एक लम्हा है जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक जर्नी शेयर करूँगा अपनी, सच वाली। यानी एकदम जो भी हुआ है मेरे साथ वो सब आप लोगों के सामने रखूंगा। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है बालाघाट। गांव नहीं, शहर है वो। यानी एकदम बड़ा भी नहीं और एकदम छोटा भी नहीं, इस टाइप का। 5th स्टैंडर्ड तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था। मैं एक हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हुआ हूँ, मैं हिंदी मीडियम स्कूल था। 5th स्टैंडर्ड तक सब कुछ बढ़िया था, लेकिन एक नया अमेंडमेंट आ गया कि अगर 5th स्टैंडर्ड में आपको रहना है, पढ़ना है उस स्कूल में, तो आप लोगों को कंप्यूटर कंपलसरी अडॉप्ट करना पड़ेगा। और उसकी एक एक्स्ट्रा फीस थी। और पापा का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो जो भी चीज़ें आए उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर जाएं। तो पापा के पास एक ही चॉइस थी कि भाई पढ़ाना है, या फिर वो पढ़ाना है तो फीस भरनी पड़ेगी, और नहीं पढ़ाना है तो यहाँ से स्कूल से निकालना होगा। तो पापा ने दूसरे ऑप्शन को लिया और मुझे उस स्कूल से निकालकर एक सरकारी स्कूल में डाल दिया जिसका नाम था शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 5th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड तक तो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। यानी कि अगर मैं पास भी हो जाए तो अपने रिश्तेदारों में तो रेवड़ियां मार दी जाती थी। यानी परसेंटेज तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। छोटा गांव था, मुझे पता था, लेकिन अगर उस गांव से मुझे बाहर निकलना है तो मुझे एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा 12th में। ये भी मुझे एहसास हो चुका था। 12th स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था जो आज टीवी मीडिया में स्टॉक मार्केट की जर्नी में ही है। पिछले 20 सालों से, 15 सालों से ऑलमोस्ट वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को एज ए एनालिस्ट। बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, बहुत अच्छा इंसान है वो। तो वो जब 11th स्टैंडर्ड पास आउट कर चुके थे तो 12th स्टैंडर्ड में मेरा एक वो फैक्टर था, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमें एक टारगेट देने होते हैं कि ये टारगेट, यानी इससे मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। एक वो टारगेट मैंने अपने आप को दे चुका था। और ना, हम दूर से पहाड़ को देखते हैं ना तो हमें बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब हम उस पहाड़ के पास जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है यार ये पहाड़ नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा पहाड़ है, चढ़ ही नहीं पाएंगे हम कभी। तो मैंने अपने आप को ये टारगेट दिया कि मुझे उससे बेटर परफॉर्म करना है और कोशिश करना है पूरे शहर में बेस्ट बनने की, यानी कि टॉप करने की। 12th में मैंने फर्स्ट डे से इतनी पढ़ाई की कि हर सब्जेक्ट के मैंने 3-3 रजिस्टर भर दिए थे और अपने आप को इस तरह से तैयार कर लिया था कि अब बस मैं ही हूँ शहर में। 12th की एग्जाम दी और पता है आप लोगों को क्या हुआ? ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक पे था मैं। रिश्तेदारों ने फोर्स किया पापा को कि भाई भेज दो इसको बाहर पढ़ने के लिए। तो मैं इस तरह से पूना आ गया। तो मैं लोएस्ट लेवल से स्टार्ट किया, 11th स्टैंडर्ड तक एवरेज स्टूडेंट रहा। 12th में मैंने मेरिट किया, समाज से सम्मानित किया गया, मुझे गोल्ड मेडल्स मिले। 12th में मैं जब परफॉर्म किया तो मुझे पूना भेज दिया गया, और पूना में ऐसा हो गया आने के बाद कि आसमान से गिरा खजूर के पेड़ पे लटका। यानी इस तरह से हो गया था कि हिंदी मीडियम से पास आउट, मुझे कुछ भी नहीं आता था, इंग्लिश में कुछ समझ भी नहीं आता था। यानी उस समय तक की जर्नी ऐसी थी कि मैंने कभी कंप्यूटर अपने सामने नहीं देखा था, कभी मैंने लिफ्ट नहीं देखी थी, कभी मैंने इंग्लिश में बोलते हुए लोगों को सुना नहीं था। तो जब मैं पूना आया तो मुझे एक टारगेट दिया गया था कि तुम्हें सीए करना है पुणे जाके, क्योंकि हम मारवाड़ियों में ना मोस्टली यही कल्चर होता है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो, लाइफ सेट है। तो मैं इस तरह से पुणे आया, पुणे में फाउंडेशन की क्लास ज्वाइन की। तो मैं सीए फाउंडेशन कर रहा था, सीए फाउंडेशन क्लियर किया। अब ना, हम लोग जब हमें पता है कि मेरा ये समझना है कि जीवन में आगे वही बढ़ता है जिसकी लाइफ में चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो और उनसे लड़ने की अपने अंदर ताकत बनाओ। तो जब मैं सीए फाउंडेशन कर रहा था तब हमें लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए, अभी पापा की कंडीशन इतनी अच्छी तो नहीं थी कि वो हॉस्टल की फीस भर दें या फिर कोचिंग की फीस भर दें।
आप लोगों के रेगुलर एक्टिविटी, मंथली खर्चे भी लगते हैं, हॉस्टल में रह रहे हो आप, उसकी फीस लगती है। तो उन सब चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए हमने एक दूसरे तरीके निकाले हुए थे कि हम जो भी बाहर से बच्चे पढ़ने आते थे उनके एडमिशन करा के कुछ पैसे कमा लेते थे, और उन पैसों से कोशिश करते थे हमारे हमारे जो फाइनेंशियल बर्डन है वो हमारे पेरेंट्स पे ना जाए। तो इस तरह से कुछ मैंने 30-40 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए थे, और उस 30-40 हज़ार रुपये को इकट्ठे करने के बाद अब मैं चाहता, अब मारवाड़ी बुद्धि है भाई, मारवाड़ी कभी भी ये नहीं चाहता कि भाई एक पैसे जो आप लोगों के पास सेविंग पड़ी हुई है वो कभी बढ़े ना, वो हमेशा चाहेगा कि वो पैसे बढ़ें। तो मेरे अंदर भी यही फैक्टर था कि उन पैसों को मुझे बढ़ाना था। तो उस बीच में मैं हॉस्टल में रहा करता था, अपने रूम में बैठा हुआ था, 40 हज़ार रुपये के आसपास सेविंग था। तो मैंने एक बंदे को फ़ोन किया। अब हॉस्टल में क्या होता है ना, बहुत अलग-अलग टाइप के अलग-अलग स्टेट से बच्चे होते हैं। तो वहाँ पर अलग-अलग टाइप के माइंडसेट होते हैं। तो वहाँ पर कुछ बच्चे थे, जब उस समय पे अखबार मंगाया करते थे, फाइनेंस के जो अखबार हुआ करते थे, उनमें जो स्टॉक मार्केट के अलग से पर्चे छपे हुए होते थे, जिसमें आप लोगों को अगर रिलायंस का शेयर देखना है तो आर अल्फाबेट में जाकर रिलायंस को ढूंढ के उसका भाव देखना होता था। तो ये सब चीज़ें मैं अपने आसपास देखा करता था। तो वो तो पता था कि यार बच्चे यहाँ पर स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ तो भी समझने की कोशिश करते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था। तो जब मुझे वो 40 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने थे, तो मुझे मेरे सीनियर का फ़ोन आया, ही वाज ऑलरेडी क्वालिफाइड एज ए सीए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अमित यार वो क्या कर रहा है? मैंने कहा भैया ऐसा ऐसा है कि कुछ 40 हज़ार रुपये पड़े हुए थे, मुझे इन्वेस्टिंग करनी थी, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मैंने एक बंदे को बुलाया हुआ है। यहाँ से देखो डेस्टिनी कैसे काम करती है। डेस्टिनी का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी लाइफ में। उन्होंने मुझे कहा कि अमित एक काम कर, उस बंदे को वापस भेज दे, तू आज मेरे पास आ जा। अब अपने तो सीनियर हैं और अपने मेंटर हैं, तो अपने को इज्जत मान तो रखना पड़ेगा, इज्जत रखनी पड़ेगी। तो मैं उसको बोला कि भैया आज कुछ प्रॉब्लम है, कल अपन मिलते हैं वापस। मैं उस दिन उनके पास चला गया। उन्होंने कहा कि अमित मुझे ना रिफाइन सोया करके कमोडिटी ट्रेड होती है, इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है, जहाँ पर हम 25-28 हज़ार रुपये डाल के 15 हज़ार रुपये के आसपास कैपिटलाइज कर सकते हैं। मैंने कहा भैया इससे अच्छा क्या होगा, एक पैर पे रेडी। अब आप लोगों को भी ऐसे बहुत सारे लोग बोलते होंगे ना, आज डालो कल दुगना, परसों 21 दिन में पैसा डबल वाली, हम लोग बहुत सारी रील्स देखते हैं। तो वो अब जब हम यंगस्टर होते हैं ना, तो हम इन चीज़ों को कोशिश करते हैं कि तुरंत जल्दी एक्सेप्ट हमें कैपिटलाइज कर लें, अपॉर्चुनिटी खोए ना। हर किसी को बहुत जल्दी पैसा कमाना है, मेरे साथ भी ऐसे ही था। तो मैंने वो किया, 25-30 हज़ार रुपये को धीरे धीरे। अब उस समय ना ब्रोकरों के पास जाना पड़ता था हमें, भाव हमारे मोबाइल फ़ोन पे नहीं दिखते थे। ब्रोकरों के पास जाना पड़ता था, वहाँ पर हमारे नेटवर्क स्टैब्लिश होते थे, और वहाँ से हमें और भी लोग बताते थे कि ये कर सकते हो, चांदी में ये कर सकते हो, गोल्ड में ये कर सकते हो, रिफाइन सोया में ये कर सकते हो। तो मैंने एक चीज़ मेरी साथ अच्छी रही कि मैंने हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस किया। उस समय मेरा फोकस था रिफाइन सोया। 25-30 हज़ार रुपये की कैपिटल को 80 हज़ार रुपये कर चुका था। उस बीच में मुझे कुछ लोग बताने वाले भी मिल गए थे कि अभी ये लगता है, अभी ये बाय कर, अभी ये सेल कर, अभी ये। एक बार मैं रिफाइन सोया के कॉन्ट्रैक्ट में एक वायदे कारोबार में फंस गया। 80 हज़ार रुपये की कैपिटल थी, मैं 3-4 लॉट ले सकता था। जैसे जैसे बाजार टूट रहा था वैसे वैसे मैं उसको एवरेज कर रहा था। जिसने मुझे बताया था पहली एंट्री दिलवाने के लिए कि भाई ये लगता है, उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया कि अब क्या करना है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि इसको एवरेज आउट करूं, कॉस्ट को कम करूं और फिर आगे बढ़ूं। तो मैं धीरे धीरे उसको एवरेज आउट किया, और ऐसा समय आया कि मैं उसको पैसे को खत्म कर चुका था। ये बाजार में पैसे खत्म करना ना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं है, जो लग रहा है वो कर लो। अब वो लग रहा है, वो कैसे लग रहा है, उसके पीछे के फैक्टर को हम ध्यान ही नहीं देते। यार यहाँ युद्ध हो रहा है, सोना बाय कर लो, यहाँ युद्ध हो रहा है, स्टॉक मार्केट बेच लो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। तो लगने के चक्कर में हम आधे से ज्यादा नुकसान कर देते हैं बाजार में। मेरे साथ भी यही फैक्टर था। मुझे लगा ये करना है, मैंने किया और पैसे खत्म कर दिया, और स्टॉक मार्केट से मैं दूर हो गया। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट से मैं अपनी जर्नी को दूर कर लिया। अब ऐसा हुआ कि मैं आर्टिकलशिप कर रहा था। आर्टिकलशिप करते समय जब मैं कैजुअल डे था, मैं अपने ऑफिस गया, एक टी शर्ट पहना हुआ था जिसमें 2 जूते लटके हुए थे 3D टाइप के। तो मेरे सर ने मुझे केबिन में बुलाया कि बेटा इधर आ, ये इस तरह के टी शर्ट पहन के कोई ऑफिस आता है क्या? पहली फुर्सत में घर जा, अब मंडे को आना। दिल दुख गया था बॉस, कैजुअल डे है, अब टी शर्ट में कुछ गलत नहीं है। हाँ ठीक है, उनके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं वैसे, कि मैं उनके प्रोस्पेक्ट के हिसाब से गलत था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गलत नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं हर्ट किया हुआ था। मैं अपने घर गया, अपने रूम गया, और वहां पर जब हम रूम जहां पर हम रूम पे रहते थे, उस रूम के पास एक जगह हुआ करती थी, कमला नेहरू पार्क, जहां पर पूरे पूना के मैक्सिमम स्टूडेंट वहां पर रहा करते थे और वहां पर चाय पीने जाया करते थे।
मैं भी वहाँ पर था शाम के उसी शाम। वहाँ पर मुझे एक फ्रेंड मिला, भानु नाम का बंदा, और उसके साथ एक सर थे, उन्होंने मुझे सर बोल के इंट्रोड्यूस करवाया था, जिनका नाम था शिवराज सर। देखिए डेस्टिनी कैसे काम करती है, कब कहाँ कैसे कौन मिलता है, यू नेवर नो। अगर उस दिन चाय पीते हुए समय में भानु से नहीं मिलता, भानु उनसे मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, तो शायद मैं यहाँ पर भी खड़ा नहीं होता था, इस जर्नी को यहाँ तक नहीं लेके आया हुआ होता। भानु ने कहा कि अमित, ये शिवराज सर हैं, इनको जॉब लगवानी है, ये स्टॉक मार्केट से बिलोंग करते हैं। अब मुझे कहीं ना कहीं लॉस हुआ था, तो स्टॉक मार्केट से थोड़ा तो कनेक्शन था कि बॉस जिधर गया है उधर से पैसा निकालना होगा। हमेशा से मैंने एक चीज को बिलीव किया है, अब आप लोग भी सही बोलेंगे उसको, कि भैया अगर अपने अपने पॉकेट से अपना वॉलेट अगर एयरपोर्ट में गिरा है, और अगर हम उस वॉलेट को रेलवे स्टेशन में जाके ढूंढेंगे तो शायद हमें नहीं मिलेगा। तो वही मेरे दिमाग में भी था कि अगर पैसा लॉस मार्केट में हुआ है तो हमको इस मार्केट से ही पैसा निकालना चाहिए, या फिर इस मार्केट में ही जाकर हमको पैसे कमाने चाहिए। हालांकि मैं उस जर्नी को तो वहां पर ब्रेक लगा चुका था, लेकिन जब मैं इनसे मिला तो वापस से वो सब चीजें अंदर हावी हो गई कि बॉस ये एक वापस से अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैंने कहा भानु को, चलो भानु, हम मेरा हॉस्टल में रहता था, तो मल्टीपल सेक्टर के मल्टीपल लोगों को जानता था। तो एक मेरा फ्रेंड था जो एक ब्रोकिंग फर्म में पूना को लीड करता था, उनके पास मैं लेके गया सर को। तो उस फ्रेंड ने उनके सीवी को लिया और सीवी को भेजा अपने हेड ऑफिस में, क्योंकि वो भी कहीं ना उस सीवी से इम्प्रेस था। लेकिन मुझे नहीं पता था इतना कि वो सीवी में ऐसा क्या है जो लोगों को पढ़ के, लोगों को रीड करके ऐसा शॉक हो रहा है। क्योंकि मैं तो भैया एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता था, मैंने IIMs अहमदाबाद, IITians, ये सब लोगों की जर्नी को देखा नहीं था, महसूस नहीं किया था। तो वो सीवी को उन्होंने अपने हेड ऑफिस भेजा, तो हेड ऑफिस से उसे फोन आया कि भाई इस सीवी को एंटरटेन मत कर, ये सीवी तेरी तो छोड़, मेरी जॉब खा सकता है। तब दिमाग में आया भैया कुछ तो कुछ दम है इस बंदे में। तो जब उसको ये फोन आया वापस से हेड ऑफिस से, तब उसने डिसाइड किया कि हम जो मारवाड़ी होते हैं ना, और जब स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम थोड़े जुगाड़ू टाइप के हो जाते हैं। यार यहाँ से ये चीज नहीं समझ में आ रही तो वहां से समझने की कोशिश करूं, और ये सब चीजें बड़ी काम आती है आगे। यानी ये जगह ऐसी है स्टॉक मार्केट, जहां पर आप लोगों को इतनी सारी क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करने का मौका मिलता है, जो हमें पता नहीं चलता कि ये डेवलप हो रही है, लेकिन होती चली जाती है। तो जब वहां से उसको ये पता चल चुका था कि मैं इनको पेरोल पे नहीं रख सकता, तब उसने एक जुगाड़ लगाया कि अमित अपन एक काम करते हैं, सर को एक टास्क देते हैं कि यहाँ का बिजनेस बढ़ाना है और उस बिजनेस से इंसेंटिव जनरेट करना है, उस इंसेंटिव से हम इनको पे ऑफ कर देंगे। मैंने कहा यार सही है। और वो जो सैटरडे संडे था, जब मुझे मेरे सर ने अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था, या फिर कि भाई तुम अपने ये टी शर्ट को चेंज करके आओ, तो उसी सैटरडे को मैं उस सर से मिला, और उन सर के साथ मैंने इस छोटी सी जर्नी को शेयर भी कर लिया था। अब सर को मैंने जब वो ब्रोकिंग हाउस में लेके गया, तो वहां पर तो ये पक्का हो चुका था कि अब उनको इंसेंटिव से पे ऑफ करना है। अब वहां पर उन्होंने कंडीशन रख दी, यानी एक प्रपोजल रखा मेरे लिए सर का नाम था शिवराज सर। सर ने मुझे कहा कि अमित एक काम करो, तुमने लॉस भी किया मार्केट में, तुम्हारा ऑफिस में भी दिल नहीं लग रहा है, तुम एक काम करो, मेरे साथ मार्केट सीखो। बस पकड़ लिया, उनका हाथ पकड़ा। जब उनके साथ जर्नी स्टार्ट करी, तब मुझे पता चला, मैं जो आप लोगों को वही चीज बोलूंगा जो चीजें मुझे बोली गई हैं और जो चीजें सही रही हैं। मुझे ये बताया गया था ही वॉज ए पार्टनर ऑफ केतन पारेख 90s में, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, फाइनेंशियल क्रंच हुआ, कि जिसकी वजह से वो वापस से डाउनफॉल में थे, और 2005 में मुझसे मिले थे। उनके साथ मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया सीखना, 2005 से 2007 तक कंटिन्यूस। उस समय में सर 58 साल के थे, आज लगभग 77, 78, 78, 77 ईयर्स ओल्ड होंगे वो। उस समय पे वो सुबह 8 बजे काम स्टार्ट करते थे और रात के 1 बजे तक काम करते थे। मुझे ये खूब सता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, साइकोलॉजी की बहुत बातें करा करते थे। शायद आज उन्हीं 3 सालों की वजह से आज मुझे आप सभी लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट का साइकेट्रिस्ट। वहां से मेरी 2005 से जर्नी स्टार्ट हुई, रिसर्च ही सीखी मैंने। शुरू से आज तक मैं रिसर्च ही करता आ रहा हूं। तो भगवान जहां जहां आपको कदम रखवाता है, आपको नहीं लगता कि उसके कदम कहां तक लेके जाएंगे आपको, लेकिन वो डेस्टिनी पहले से डिसाइड होती है। आज भी मैं रिसर्च कर रहा हूं, उस समय भी मैं रिसर्च से अपना काम स्टार्ट किया था। 2007 में मेरे साथ मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ इशू होने लगे, यानी हर ली, ये भैया जैकली, ब्रूसली, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं।
फाइनेंशियली, मेंटली और पर्सनली मैं बहुत परेशान था। 2007 में मैं दिल्ली मूव कर गया। उस समय मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए के आसपास थे। दिल्ली निकलने के पहले सिर्फ एक चीज को मैं जानता था, मैंने इंटरनेट से एक रूम बुक किया था, वो भी ऑनलाइन, कि मैं यहाँ पर जाके रहूंगा। बाकी उस रूम के अलावा मैं न किसी इंसान को जानता था, न किसी जानवर को जानता था। मैं जानता था सिर्फ एक चीज कि मैं वहां पर उतरने के बाद मेरे को इस रूम में जाना है। टैक्सी पकड़ी, ऑटो पकड़ा, उस रूम तक गया। रूम को देखा तो बॉस वहां पर सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग रह रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ कैसे रह लेंगे अपन, अपन मारवाड़ी हैं, इस तरह के कल्चर में नहीं रह सकते। टैक्सी वाले को कहा कि भैया मुझे ऐसी जगह में लेके जा जहां पर थोड़ा तो डिसेंट क्राउड हो। मैं ये नहीं कहता कि वो इनडिसेंट रहते हैं, लेकिन सबके कल्चर अलग अलग होते हैं। हम जरूरी नहीं कि हम हर जगह कंफर्टेबल फील करें। मैं वहां पर कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने उसको कहा कि भैया मुझे कहीं दूसरी जगह लेके जा जहां पर बजट भी कम हो और जगह भी ठीक हो। उसने मुझे लेके गया टैक्सी से एक जगह गुड़गांव में। गुड़गांव में मुझे एक होटल में रुकवा दिया उसने, और होटल भी ठीक ठाक था, मेरे ख्याल से 1,000-1,500 रुपये का भाड़ा था। उस होटल में रुका मैं। उस होटल में रुकने के बाद फिर से मेरे सामने सिर्फ एक ही चुनौती थी कि अब करूंगा क्या। वो रूम खत्म हो चुका है, जेब में सिर्फ 70,000 रुपये हैं, टैक्सी का भाड़ा 500-1,000 रुपये दे चुका हूँ, रूम का भाड़ा 1,000-1,500 रुपये दे चुका हूँ, कुछ 64-65,000 रुपये जेब में पड़े हैं। अब इस 64-65,000 में ही मुझे वापस एक जंग जीतनी है, ये पता था। लेकिन डरा नहीं कभी। सीधे एक प्लान ऑफ एक्शन रेडी किया कि सुबह सारे ब्रोकरों को फोन करूंगा और उन ब्रोकरों से मिलूंगा और उनको कहूंगा कि मुझे आज एक रूम चाहिए जहां पर मैं शिफ्ट हो सकता हूं। और मैंने बिल्कुल यही किया। करीब करीब मैंने 15 से 20 ब्रोकरों को विजिट किया और उनसे एक फ्लैट उन्होंने मुझे फ्लैट दिखाया। वो फ्लैट मैंने लिया, 1 महीने का डिपॉजिट दिया और 15-20 हज़ार रुपये के आसपास डिपॉजिट था, और 1 महीने का एडवांस रेंट दिया और कुछ खाने पीने का सामान लिया। कुछ 30-35 हज़ार रुपये मेरे पास बचा हुआ था और मुझे मालूम था कि ये 30-35 हज़ार रुपये भी ये महीने एंड तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि भैया एक बार आपने सब्जी भाजी भर ली तो ऐसा नहीं कि पूरे महीने चलेगी, तो मुझे पूरा महीना भी काटना था। लेकिन मुझे ये पता था कि ये महीने मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है, ये महीने तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, लेकिन अगले महीने ये नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। शिफ्ट होने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मैं अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाऊं। फिर से एक प्लान रेडी किया। देखिए, प्लान रेडी तो हम आप सब करते हैं, लेकिन वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं, और जो लोग एक्शन लेते हैं वही लोग अपने लाइफ में तरक्की करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सारे ब्रोकरों की लिस्ट निकाली, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो ब्रोकर हुआ करते थे। उस समय इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था। उस समय हमें ब्रोकरों के ऑफिस जाना पड़ता था, और ऑफिस में क्लाइंट भी आया करते थे, या फिर कुछ जो बड़े लोग रहते हैं वो फोन पे बातचीत करके रेट पूछ लेते थे या फिर सौदे कर लेते थे। तो मैं उन सारे ब्रोकरों की लिस्ट बनाया, सबको फोन किया और सबसे जाके पर्सनली मिला। अब ये भी जरूरी नहीं कि हम 10 लोगों से मिलेंगे तो 10 लोग ही हमें एंटरटेन करेंगे। रिजेक्शंस आएंगे लाइफ में, और इस रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए आप लोगों के अंदर। तो मैं सारे ब्रोकरों से जाकर मिला और ऐसी सिचुएशन बनाने की कोशिश किया जहां से विन विन सिचुएशन हो, और फिर मैंने उनके साथ कनेक्ट बैठाए, उनको 7-8 दिन बताया कि मार्केट ऐसे लगता है, ऐसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और उनको अच्छा लगने लगा। फिर क्या था, पैसे तो सबको कमाने हैं, आपको सबको पैसे कमाने हैं। पैसे, ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे सबकी जरूरत है। तो उनको भी जब ये फील हो गया कि बॉस इस बंदे में दम है, तो इसीलिए वो कहावत बनी, जहां बम वहां हम। तो सारे लोग मुझे एंटरटेन करने लगे, और वहां से मैंने अपनी ऊंचाइयों को पकड़ना चालू कर दिया। कितनी बार पहले गिर चुका था, कितनी बार चढ़ने की कोशिश करी, कितने बार प्लान बनाया, कितनी बार लड़ा, फिर भी हार नहीं मानी कभी। वापस से यहां पर लोगों के साथ काम करना, एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुका था, बड़े लेवल पे काम करने लगा था। इनफैक्ट कुछ ब्रोकिंग, उस समय क्या हुआ करता था, उस समय प्रो अकाउंट में भी काम हुआ करते थे। कुछ ब्रोकरों के प्रो अकाउंट होते हैं, जैसे आज, उस समय की अलग बातें थी। जैसे 1 लाख लोगों के अकाउंट हैं, 1 लाख लोगों के अकाउंटों में 10-10 हज़ार रुपये भी पड़े हुए हैं, तो मल्टीपल करोड़ रुपीज होते हैं वो। तो उनमें से जरूरी नहीं कि वो पूरा की पूरा इस्तेमाल पैसा हो। जब अगर पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं होता तो उस बचे हुए पैसे को भी वो प्रो अकाउंट में यूज किया जाता था। तो उसमें भी मैं काम करता था, बहुत अच्छा नाम बनाया, सब कुछ अच्छा किया। 2011 में फिर से मैं एकदम वैसा हो गया था कि चाचा चौधरी मैं ही हूँ, सबके साथ होता है, मैं कोई अलग नहीं, आप कोई अलग नहीं, आपके साथ भी होगा। लेकिन बस उस एलिमेंट को हमको मैच्योरिटी के साथ एक्सेप्ट करना है कि बॉस
हमें चाचा चौधरी अपने आप को नहीं समझना है, स्मार्ट बनना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। मैं ये समझने लगा था कि बॉस अब तो सब मैं ही हूँ। 2011 में मेरी शादी हुई एंड आई एम मैरिड टू ए पंजाबी गर्ल एंड आई एम ब्लेस्ड विद 2 किड्स। एक बेटी है जिसका नाम रिदम है, एक बेटा है जिसका नाम रिधान है। 2011 में मेरी शादी हुई। 2011 में मुझे मैं ना थोड़ा सा फैमिली मैन हूँ, तो मैं चाहता था कि मैं दिल्ली में ना रह के अपनी फैमिली को एक्सटेंशन में मेरी फैमिली को मुझे एक्सटेंड करना है, तो मैं पूना में रहूं जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली रहती है। तो मैंने डिसाइड किया कि बॉस पैसा जब नोट रहता है ना जेब में, तो आदमी का अलग ही वोट रहता है। यानी जब हस्बैंड बोलेगा कि नहीं यार दिल्ली में नहीं रहना है, पूना में रहना है, तो सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे सब लोग। तो नोट होना बहुत ज़रूरी है जेब में। तो लेकिन फिर भी एक चुनौती तो थी कि भाई एक पंजाबी कल्चर, एक नॉर्थ का कल्चर को महाराष्ट्र के कल्चर में शिफ्ट करना है। वहाँ पर भी एक प्लान बनाया, शायद थोड़ा फनी प्लान था। प्लान ऐसा था कि उसको कॉस्मेटोलॉजी सीखना था और वो मुझे पता था। और दूसरा उसको टू व्हीलर का बहुत शौक था। दिल्ली में टू व्हीलर चलाना थोड़ा रिस्की माना जाता है क्योंकि बहुत फास्ट पेस में गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर। तो मैंने उसको ना झांसा दिया थोड़ा। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, अपन पुणे शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पर तुम्हें कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करवा देता हूँ 1 साल का और एक टू व्हीलर दिला देता हूँ। मस्त मौज करेंगे, 1 साल रहेंगे, फिर वापस देखेंगे दिल्ली, अगर वहाँ सेट हो गया तो ठीक, नहीं तो वापस दिल्ली आ जाएंगे। तो 1 साल का प्रोविज़न तो मेरे पास मिल चुका था। पुणे चला गया मैं, पुणे में शिफ्ट हो गया। पुणे अभी हम ना हर एक जगह का कल्चर एक अलग-अलग होता है, हर एक जगह का एक्सेप्टेंस अलग-अलग होता है। जब मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में सीन ये था कि मैं एक इंसान से मिलने जाता था, अगर उसके साथ 2 इंसान मिलने आए हुए हैं, तो वो 2 इंसान भी पॉजिटिव हो जाएँगे, पहला इंसान तो हो गई पॉजिटिव। तो मुझे 1 नहीं 3 क्लाइंट मिल जाते थे। और पूना में ऐसा था, अभी वहाँ पर या फिर मेरा हार्ड लक कह लो या फिर ये कह लो कि वहाँ का कल्चर ऐसा है कि वहाँ पर आप एक इंसान से मिलने जाओगे और उसके साथ कोई दूसरा इंसान आया हुआ है और स्टॉक मार्केट का नाम सुन लेगा, तो पहले वाले को भी नेगेटिव कर देगा। तो या फिर ये कह लो कि ये सही है या फिर ये कह लो कि मेरी किस्मत खराब थी, मैं उस एलीट क्लास तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो वहां से मेरा डाउनफॉल फिर से स्टार्ट हुआ 2012 2013। और उसी बीच में मैंने अपने बड़े भैया के लिए और हमारी फैमिली के लिए एक बिजनेस स्टार्ट किया था सैनिटरी वेयर का और विंडोज का। तो वहाँ पर कुछ 40-50 लाख रुपए लगा चुके थे, प्लस स्टॉक मार्केट में वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, उस लेवल तक क्लाइंटों तक नहीं पहुँच पा रहा था कि मैं जो पेस में था उस पेस को कंटिन्यू रख सकूँ। तो जब आप एक पेस में आ जाते हैं और उस पेस को कंटिन्यू नहीं रख पाते ना, तो अंदर-अंदर डिप्रेशन फील करने लगते हो। उस डिप्रेशन फेज़ में मैं भी था, लेकिन किसी को एहसास नहीं होने दे रहा था। और ये डिप्रेशन फेज़ सिर्फ उतना छोटा नहीं था, जितनी आसानी से मैंने आपको बताया। अभी आप समझोगे कि डिप्रेशन होता क्या है। तो 2013 के आसपास मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया। हम ना जब यंग होते हैं तो हमें कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि यार ये भी सही है, वो भी सही है, बहुत आसान है। तो उस समय मेरे दिमाग में भी एक आइडिया, तो प्लान हमेशा रेडी रहते थे मेरे पास कि बॉस अगर ये फेल हुआ तो मुझे ये करना है और इसके लिए मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लगा लिया, ग्रांटेड में ले लिया चीज़ों को, नहीं, मेहनत पूरी करी है चीज़ों के लिए। मैंने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और उस रेस्टोरेंट के भी पीछे एक लॉजिक था कि मैं बनाना चाहता था लिटिल इंडिया नाम से एक फूड चेन यानी रेस्टोरेंट भी नहीं कह सकते हम उसको, हमें उसको कहना चाहिए एक शोरूम। मैं चाहता था कि ऑल ओवर इंडिया के नॉन पेरिशेबल आइटम विच आर नॉट पेरिशेबल फॉर अनदर 15 डेज उनको प्रोक्योर करूं और उनका एक शोरूम खोलूं एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में। तो उसके लिए मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए थी। ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैनेज करने के लिए मैंने एक रेस्टोरेंट खोला। रेस्टोरेंट में मैंने कोशिश की दाल बाटी को फेमस करने की और वो फेमस भी हो रही थी। लेकिन किस्मत देखो, जब आदमी की किस्मत खराब होती है ना, तो ऊँट पे बैठे बौने आदमी को भी जमीन में खड़ा कुत्ता काट लेता है। 1,10,000 रुपए के हिसाब से मैंने रेंट फाइनल किया और वो रेंट इसीलिए इतना ज़्यादा था क्योंकि वो जगह बहुत पॉश एरिया में थी जहाँ पर 40,000 आईटीएन्स काम करते थे। 1,10,000 रुपए की रेंट में मुझे 70,000 रुपए बाहर से आ जाते थे, जहाँ पर मैं चाय टपरी, जूस वाला, इन सबको किराए पे देके 10-10,000 रुपए ईच से 10-15,000 रुपए ईच से लेके मैं अपने रेंट को कॉम्पनसेट कर लेता। लेकिन पॉलिसी ऐसी आई कि आप बाहर की जगह को रेंट आउट नहीं कर सकते। तो वो 1,10,000 का रेंट मेरे आंग पे आ गया और वहाँ पर मैंने लॉक इन डाला हुआ था कि भाई मैं बिजनेस स्टैब्लिश करता हूँ, तो कोई ये आके ये नहीं बोलना चाहिए कि बॉस अब चलने लगा, अब तू खाली कर दे दुकान। इसलिए मैंने 24 महीने का रेंट एग्रीमेंट बना के रखा था लॉक इन। मैं छोड़ूंगा तो मैं आपको पैसा दूंगा, आप छोड़वाओगे तो आप मेरे को पैसा दोगे। मारवाड़ी बुद्धि आदमी ना फ्यूचर की सेफ्टी पहले सोचता है। बस वो फ्यूचर की सेफ्टी सोच के ही मैंने गलती कर दी
क्योंकि मुझे अगर वो दुकान बंद करनी है तो मुझे 24 महीने आगे का रेंट देना पड़ेगा। अब उसको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी था। तो उसको कंटिन्यू करते-करते मैंने फिर से वहाँ पर 30-40 लाख रुपए का नुकसान किया। 2015-2016 तक मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मेरे पास बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं थी। अपने बच्चे तक को इंजेक्शन लगवाने के लिए पैसे नहीं थे। 2013 में मुझे बेटी हुई, उसके वैक्सीनेशन चल रहे थे। उसके वैक्सीनेशन लगवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। ऐसा समय आया था कि मैंने उसका एक वैक्सीनेशन, एक इंजेक्शन ही मिस कर दिया था। तब मेरे बड़े भैया मेरे पास आए और मेरे को बोले कि भाई अमित ये सब मत कर, कम से कम इसको इंजेक्शन तो लगवा यार। ये सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ मत कर। वहाँ पर आदमी टूटना स्टार्ट कर देता है। ये डिप्रेशन का एकदम डीप फेज़ आ चुका था। मुझे आज भी याद है, उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन लगवाने के बाद 2016-17 में ऐसी हालत हो गई थी कि मैं अपनी फैमिली के पास गया कि भई अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं मेड को भी पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, मैं राशन नहीं ला पा रहा हूँ घर का और एकदम मैंने ना माँग ना उगल सकता ना निगल सकता वाली सिचुएशन। क्योंकि जब आदमी लोअर लेवल से टॉप लेवल पे जाता है, टॉप लेवल से फिर गिरता है, प्लान्स हैं, एग्ज़ीक्यूशन है, सब कुछ है, लेकिन जब ये एक्सेप्ट कर लेता है ना अंदर, इंसान, मेरा एक समझना है कि इंसान सबसे ज़्यादा तब टूटता है जब वो अपनी नज़र में गिर जाए, और मैं अपनी नज़र में गिरने लगा था। तब मैं अपने फैमिली के पास गया कि भाई मेरे से ये सब नहीं हो पा रहा है अब मैनेज, और ये एक्चुअली अकेला रहता ना तो फिर भी मैनेजेबल होता था, लेकिन जब आपकी बेटी है, आपकी वाइफ़ है, आपने एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप अंदर से टूटने लगते हैं। मैं अपने पेरेंट्स के पास गया कि भई मुझे अब मंथली पैसा लगेगा। यानी आप सोचिए, कहाँ आदमी लाखों रुपए कमा रहा था और कहाँ आदमी को वहाँ पर जाकर मंथली सर्वाइवल के लिए पैसे माँगने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने भी मना कर दिया। नहीं, बोले यार 1-2 महीना 3 महीने तक दे सकते हैं। कब तक देंगे उसका तो कोई डेडलाइन ही नहीं, कोई फुल स्टॉप ही नहीं है। तो जो मेरे छोटे भाई हैं अंकुश, उन्होंने मुझे ये कहा कि एक काम करते हैं अपन, आपको पैसे तो नहीं दे सकते हर महीने, लेकिन अपन ये कर सकते हैं कि आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ। मैं शिफ्ट हो गया, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा हूँ मैं। 1999 से 2017 तक मैं न्यूक्लियर रह रहा था। 18 साल बाद मुझे अपनी जॉइंट फैमिली में वापस जाना पड़ा। खुशी-खुशी गया। लेकिन एक चीज़ सीखी, अगर काम आएँगे तो सिर्फ़ अपने आएँगे। एक भी दोस्त ऐसा नहीं था जिसको मैंने फ़ोन करके ये ना बोला हो कि भाई 20,000 रुपए, 50,000 रुपए होंगे तो मेरे को भेज दे, मेरे को अभी काम है। हर एक से मैं पैसे माँग चुका था वो टाइम तक, और उसके बाद फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। बस मेरे को वही ब्रेक की ज़रूरत थी। 2017 से मुझे मालूम था कि बॉस मैं अच्छा रिसर्च एनालिस्ट तो हूँ। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कॉन्फिडेंस रखनी पड़ेगी अंदर कि मैं इस चीज़ में बेहतर हूँ, और उसको एक्सेप्ट करके उसी पे फ़ोकस करना पड़ेगा। मैंने भी वही किया। मैंने एक डायलॉग सुन लिया था। वो ब्रूस ली साहब कहते हैं ना कि मुझे 100 फाइटर से डर नहीं लगता। मुझे डर उससे लगता है जो एक ही टेक्निक को 100 बार प्रैक्टिस करा हुआ हो। बस वो डायलॉग हमेशा से मेरे दिल में छपा हुआ है, आज भी है, हमेशा से रहा है कि मैं चाहता था कि अपने आप को इतना स्किल अप कर लूँ, अपनी चीज़ों को, एक ही चीज़ को इतनी बार प्रैक्टिस कर लूँ कि मैं उस चीज़ में फेल होने की गुंजाइशों को कम कर दूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम हर चीज़ में परफेक्ट ही हो जाएँ, स्पेशली इस मार्केट में। मैं ये भी कहता हूँ, अगर भगवान को भी इस मार्केट में बैठा दिया जाए, उनकी शक्तियों को बाहर निकाल के, तो वो भी इस मार्केट में गलती करेंगे, क्योंकि ये मार्केट बनी ही ऐसी है। तो मैं अच्छा एनालिस्ट था, ये मैं मानता था। वहाँ से मुझे एक प्रॉब्लम लगती थी कि मुझे मार्केट तो समझ रहा है क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, ये मुझे समझ में आता था। लेकिन होने के बाद ये लगता था यार ये लग तो रहा था, हुआ भी ऐसे ही है। तो हमारे ना ट्रेडर लोगों के साथ, इन्वेस्टर लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है। हमें होने के बाद लगता है कि यार लग रहा था मेरे को। बॉस वो महत्व का कब होता है, जब हमें होने के पहले कॉन्फिडेंस हो कि यही होगा। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है। इसलिए मैं वो भगवान ये अपने आप को बात कहता रहता हूँ कि भगवान को भी ले आओगे तो वो गलती करेंगे। तो मैं चाहता था अपनी स्पीड को बढ़ाऊँ। आज मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मार्केट यहाँ बंद होने वाला होता है 3:30 बजे स्टॉक मार्केट, और मेरे पास पौने 3 बजे अगले दिन के सारे स्ट्रक्चर रेडी होते हैं कि मार्केट कल ऐसे हो सकता है। तो मैंने 2017 से 2019 तक अपनी इस जर्नी को स्पीड बढ़ाने के लिए काम किया। मेरे ख्याल से 8/10 या 8/9 का रूम होगा जहाँ पर मैंने अपने 2 या 3 साल बिताए, और किसी से नहीं मिलता था। बहुत डेंजर फेज़ था वो। पैसे भी घर पे नहीं दे पा रहा था। 2019 में
यूट्यूब चैनल चालू करना था मुझे एक्चुअली कैमरे का पता नहीं था, मोबाइल का पता नहीं था, माइक कैसे इस्तेमाल करना है ये पता नहीं था। तो उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने अपना ट्राइपॉड दिया कि अमित एक काम करो, 1-2 वीडियो तुम मेरे ट्राइपॉड से शूट कर लो और उसके बाद तुम्हें लगे तो तुम खरीद लेना। और उनका ट्राइपॉड लिया, मैंने पहला वीडियो शूट किया। 2019-21 नवंबर की बात है ये। मैंने अपने पहला वीडियो इंटेलिसिस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर अपलोड किया। और 2020 7 जनवरी, जिस दिन मेरे खास फ्रेंड का, मेरे बचपन के फ्रेंड का बर्थडे होता है, उस दिन मुझे पहला रेवेन्यू मिला। उसका नाम नहीं लूँगा तो शायद वो बोले कि यार मेरा नाम नहीं लिया। शाहिद पारेख नाम है उनका। उस दिन मैंने पहली 10,000 रुपये की कमाई की 2020 में, और उसी समय कोरोना का काल चल रहा था। और उसी समय शायद स्टॉक मार्केट का बूम भी आया, और उसी के बाद हम स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक मार्केट में लॉकडाउन की पैदाइशों को भी देख रहे हैं। अच्छा बूम चल रहा था। मैंने भी अब स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस तो तगड़ा था ही, बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस था। मैंने भी 2020 में पहली रेवेन्यू आई, पहला घर में मैंने पैसा दिया कि भाई अब मैं कंट्री करना चाहता हूँ, आप लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने वहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और 2020-21 में देखिए, यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ तक मैं धक्का खा के आया, गिरा उठा नहीं, आगे भी गिर रहा था मैं। 2020 में अभी ना हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं, लेकिन वही इलीगल एक्टिविटी अगर आपके साथ आपके पास हो तो कैसा लगेगा। तो मेरे साथ एक बंदा ज्वाइन किया हुआ था, उसका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा। मेरे साथ एक बंदा ज्वाइन किया, अभी उस समय टेलीग्राम चल रहा था। टेलीग्राम पे हम लोग ग्रुप बनाते हैं, बहुत सारे फ्रॉड एक्टिविटी करने वाले भी अपने ग्रुप बनाते हैं। उसने भी अपने नाम का एक टेलीग्राम बनाया और उसने अपना एक क्लाइंटल जमा करना स्टार्ट करने लगा। तो मुझे पता चला, तो फिर मैंने उसको वहाँ से बोला कि भैया राम राम जी की, अपन साथ में काम नहीं कर पाएंगे। मैंने आज तक किसी के साथ रिलेशन खराब नहीं किए, चाहे मेरे साथ अच्छा हुआ हो या चाहे मेरे साथ बुरा हुआ हो। यहाँ पर फिर से अकेला बच गया था मैं। वापस से मुझे लड़ाई करनी थी। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने फिर से फोड़ चुका था। मेरे जो सबसे छोटे भाई हैं, सीए अंकुश सुरेश जैन, वो हमारे अपनी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं। तो अंकुश इज़ ए क्वालिफाइड सीए। वो समय तक सीए का अपना कामकाज कर रहे थे। सीए का कामकाज तो नहीं किया उन्होंने, अपना कुछ बिजनेस स्केल अप कर रहे थे वो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई, मैंने हर चीज़ों को माइंडसेट डेवलप करा हुआ है, साइकोलॉजी समझी हुई है, बाज़ार के टेक्निकल्स को जानता हूँ, बाज़ार कैसे चलता है, कब चलता है, कितना पोटेंशियल है बाज़ार में, ये सब मैं समझता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको टेक्नोलॉजी पे बिल्ड करना, इन सब चीज़ों को। तो वहाँ से मैंने अंकुश से रिक्वेस्ट की कि अंकुश, अब एक काम कर, अगर तुम्हारे साथ पॉसिबल है 3-4 घंटा इंटेलिसिस को देना, तो तुम 3-4 घंटा इस इंटेलिसिस में इस चीज़ों को डेवलप करने में अपना दे दो। तो अंकुश ने बोला, यार देखता हूँ, एक दिन का टाइम दे दो मुझे। तो वो समय तक ना नोट आने लगे थे। अब जब नोट आने लगते हैं ना, तो आदमी अपने आप थोड़ा सा इंक्लाइन होने लगता है। उसके पहले अगर मैं प्रपोज करता तो शायद कभी नहीं आते। हर किसी के साथ होता है और ये फैक्ट है। पैसा ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छे लोगों को आपके सामने झुका दे, जो अच्छे अच्छे लोगों को आपसे दूर कर दे। हालाँकि यही फैमिली आपके बुरे टाइम पर भी सबसे ज़्यादा यही फैमिली काम आएगी, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट यही फैमिली करेगी। तो अंकुश से जब मैंने रिक्वेस्ट की, तो अंकुश ने 1 दिन का टाइम माँगा और दूसरे दिन कहा ठीक है भैया मैं आ जाता हूँ। फिर और नोट आने लगे। जब और नोट आने लगे तो हम लोग टोटल 4 भाई हैं। एक बड़े भैया का सैनिटरी का काम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो स्टार्ट किया था मैंने, दूसरे नंबर का मैं हूँ, तीसरे नंबर के अतुल जी हैं, चौथे नंबर के अंकुश हैं। अंकुश जैसे क्वालिफाइड सीए। तो तीसरे नंबर के जो भाई थे, वो लॉकडाउन चल रहा था, उनका काम थोड़ा घूमने वाला था, तो मैंने उसको लॉकडाउन के समय में मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, आप भी आ जाओ। और ना मेरे अंदर से एक चीज़ हमेशा से क्लियर रही है कि मुझे कंपनी तो बनानी है, लेकिन लाला कंपनी नहीं बनानी। तो मेरा एक अलग सेक्टर है कंपनी में, अंकुश का एक डेवलपमेंट सेक्टर है, अतुल का क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, ये सेक्टर है। और उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया कि शाहिद पारेख जो मेरे फ्रेंड थे, वो भी हमारी कंपनी में ज्वाइन किए। तो इस तरह से हमने अपने सब चीज़ों को बांट लिया। हम किसी के भी एरिया में नहीं जाते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बस सिर्फ एक पूछते हैं मीटिंग में कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं, जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं। अगर हाँ है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्कशन नहीं है। तो जब हम एडवाइजरी बिजनेस में हैं, तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट्स आते हैं, यार आप इतने ही अच्छे एनालिस्ट हो, तो काहे ये वीडियोज अपलोड करके हमें चाहते हो सर्विसेज बेचना। तो अब वो हर्ट तो करता है बॉस कि यार ये भी सही बोल रहे हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने ये कहा हुआ है कि अगर आप अच्छे हो उस चीज़ में, तो आपको उसको बेचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में था। तो पिछले इस साल के अप्रैल में, यानी अप्रैल 1 से मैंने कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज चालू की 100% कंप्लायंस फॉलो करके, और 1.25 करोड़ की कैपिटल को मैं 5 करोड़ रुपए तक लेके आया हूँ। और ये जर्नी भी उतार चढ़ाव वाली रही। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही देखा, प्रॉफिट भी होंगे, लॉस भी होंगे, सबको हमें हैप्पीली एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम किस लॉस को झेल सकते हैं, किस लॉस को नहीं झेल सकते, हमारे टारगेट क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट में जितने लोग भी आते हैं उनका टारगेट सिर्फ एक होता है, बहुत बड़ा पैसा। उस बहुत बड़े पैसे को बनाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेरा ये समझना है कि जितनी छोटी कैपिटल उतनी ज़्यादा मेहनत, जितनी बड़ी कैपिटल उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी ज़्यादा मेहनत। लेकिन छोटी कैपिटल के साथ भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि छोटी कैपिटल होती कब है, जब हमारे पास पैसे कम होते हैं। और पैसे कम होने, अगर पैसे कम है तो इसका मतलब तजुर्बा भी कम है मोस्टली लोगों के साथ। कुछ एक्सेप्शनल हो सकते हैं, लेकिन जब आपके पास तजुर्बा कम है, कैपिटल कम है, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत को एक सही शेप दीजिए, सही प्लान ऑफ एक्शन रेडी करिए। स्पेकुलेशन मत करिए, लीवरेज इस्तेमाल मत करिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। क्या कर रहे हो मालूम होना चाहिए, क्या करना है मालूम होना चाहिए, क्या नहीं करना है मालूम होना चाहिए, कहाँ पे रुकना है वो मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ा गुरु मंत्र बोलना चाहूंगा, अगर सक्सेसफुल बनना है तो लॉस को भी हैप्पीली एक्सेप्ट करना सीखना है। प्रॉफिट को तो एंजॉय करते ही हैं, सभी करते हैं। प्रॉफिट में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना बस। अगर लॉस हो रहा है तो आपके आस ऐसा अपने आप को बनाओ, अपनी सोल को इस तरह से बनाओ कि अगर आपको लॉस हुआ है तो आपके बगल वाले को भी एहसास नहीं होना चाहिए कि आपको लॉस हुआ है। तब तो आप बहुत बड़ा पैसा बनाने के लिए रेडी हो। जहां पर आपने लॉस किया और आसपास के लोगों को उसका फील चला गया, इसका मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उस लॉस को। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो साइकोलॉजी को बिल्ड नहीं कर पाओगे, और अगर साइकोलॉजी बिल्ड नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते इस मार्केट से। तो जैसा मैंने अपनी जर्नी के स्टार्ट में कहा था, मिशन, पैशन, लक और हार्डवर्क। ये हार्डवर्क को इग्नोर मत करो। मेरा ये समझना है कि सबको सब कुछ आता है, बस वो हार्डवर्क करने से पीछे हटता है। उसी फैक्टर को कम करने के लिए, यानी लॉस होते हुए लोगों को बचाने के लिए, प्रॉफिट में लाने के लिए हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 0 to 100 करोड़ का वैल्यूएशन आज हमारी कंपनी का है।